Hello dears, welcome back to the Genius Learner. Hopefully you all will be good. Today we are going to study the second component of blood, that is blood corpuscles or blood cells or formed elements. You know, blood is a very important fluid connective tissue that transports oxygen, carbon dioxide, glucose, amino acids, lipids, proteins, vitamins, hormones, salts, minerals and so many matters, right? पिछले वीडियो में हमने ब्लड के फर्स्ट कंपोनेंट प्लाज्मा के बारे में स्टडी किया था और उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जा रही थी उनके फंक्शंस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब आज के इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे जो ब्लड कार्पसेल्स हैं जिनका दूसरा नाम है ब्लड सेल्स या एनसीईआरटी में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी दिया है। हिंदी में अगर बात करेंगे तो हिंदी में जो है रुधिराणु बोलते हैं, रुधिर कणिका बोलते हैं, रक्त कणिका भी कह सकते हैं, रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं और संगठित पदार्थ भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड का फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा। वो प्लाज्मा पूरे ब्लड का लगभग 55% होता है, जबकि जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है, जो दूसरा घटक होता है वो होता है ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि टोटल ब्लड का 45% होती है। ठीक है, ये जो ब्लड कॉर्पसल्स है ये सॉलिड पार्ट होता है, ब्लड का सॉलिड पार्ट है, ठोस भाग है और ये नियरली 45% होता है। अब जो रक्त कणिकाएं हैं ये भी कई टाइप की हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है आरबीसीज, फुल फॉर्म इसका होगा रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इसका स्पेशल और अच्छा सा नाम है, बायोलॉजी नाम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा हो जाएगा डब्ल्यूबीसीज, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में बोलेंगे श्वेत रुधिर कणिका और इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स और इसका और दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आगे जो है ये डब्ल्यूबीसीज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अ सेकंड ग्रेन्युलोसाइट्स। हिंदी में कहेंगे तो कणिका रहित और कणिका में, कणिका मतलब दाना, ठीक है ना, दाना पाया जाता है, कण पाया जाता है, पार्टिकल। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है आगे ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स। फिर आगे लिम्फोसाइट 2 टाइप के हो जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। फिर आगे ये टी लिम्फोसाइट्स भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टी हेल्पर सेल होती है, टी सप्रेसर सेल होती है और टी किलर सेल होती है। ठीक है ना। उसके बाद ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये 3 टाइप की होती है, एक है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब हम इनका 1 बाय 1 करके डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट ब्लड सेल्स है आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हिंदी में बोले तो लाल रुधिर कणिका। आप देखते होंगे कि जो हमारा खून है, ब्लड है, वो रेड कलर का होता है। और रेड क्यों होता है? तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले करके उसको पूरे बॉडी में ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसका परिवहन करता है, जिससे आपका हर बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहता है, काम करता रहता है, राइट। अब जो हमारा ब्लड होता है ना, उस ब्लड की आरबीसी की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। पूरे रक्त कणिकाओं का लगभग 95% जो पार्ट होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके काउंट की बात करते हैं तो ये 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन पर mm³ होती है इसकी संख्या। ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है, मैमेलियंस आरबीसीज, इनके शेप की बात करते हैं तो इनका शेप बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव का मतलब जैसे यहाँ स्ट्रक्चर है ये गोल है, कुछ रॉड लाइक भी होता है, लेकिन मोस्टली इनका जो शेप होता है गोल होता है। अब गोल तो होता है आरबीसी का शेप, लेकिन उन दोनों साइड से चिपटा होता है। ठीक है, दोनों साइड से चिपटा होता है, उसको बोलते हैं बाइकॉनकेव, उभयावतल। और मैमेलियंस आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ करके ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी जितने भी स्तनधारी हैं सबके आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियस एब्सेंट होने की वजह से ही आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब भाई न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, तो उस रिक्त जगह में जो हीमोग्लोबिन होती है वो फिलअप हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है आरबीसी में। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक,
अब जो आरबीसी होती है इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो उस दौरान आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में होता है। लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है, पैदा हो जाता है, बड़ा होता है, अडल्ट स्टेज में आता है, तो इस दुनिया में आने के बाद उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब रेड बोन मैरो क्या होती है, तो आप चिकन लेग पीस खाए होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग उसकी जो लेग होती है उसको चबाते हैं, कूचते हैं। ठीक है, तो उसका जो किनारा होता है, उसके अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तोड़ करके, तो वो कुछ स्पंजी रेड कलर का होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, सॉफ्ट थोड़ा सा होता है, बीच वाला नहीं, बीच में तो गूदा होता है, वो येलो बोन मैरो होती है। ठीक है ना, वो पीली होती है, लेकिन साइड साइड में स्पंजी जो है रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है रेड बोन मैरो। उसी रेड बोन मैरो में ही आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन हो गया, ये पैदा हो गए। अब पैदा होंगे तो मरेंगे ज़रूर। ठीक है ना, अब मरेंगे कहाँ, तो आरबीसी जो होती है वो स्प्लीन, जिसको बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, ये जो स्टमक आपका है इसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है। तो प्लीहा नाम की एक संरचना होती है, उसी में आरबीसी की डेथ हो जाती है, मर जाती है। ठीक है ना, ये जो स्प्लीन है ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम करती है, प्यूरिफाई करती रहती है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि स्प्लीन में ही आरबीसी की डेथ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक, अब कितने दिन आरबीसी जिंदा रहती है, तो इसका जो लाइफ स्पान है, इसका जो जीवन काल है वो 120 डेज का होता है, 120 दिन या 4 महीने इसकी लाइफ होती है। उसके बाद जो है इसका काम खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है। ठीक, अब अगर बात करते हैं एक हेल्दी पर्सन की, तो एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ व्यक्ति में से, उनके बॉडी से अगर आप 100 मिलीलीटर ब्लड निकाल लें तो उसके 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, 12 से 16 ग्राम। महिलाओं में थोड़ा सा कम होती है आरबीसी, थोड़ा सा कम होती है। अब कम होने का मतलब क्या है कि उसमें जो है, चूँकि ये जो आरबीसी की मात्रा ये भी कम होती है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होती है। और एक रीज़न ये भी है कि इसमें जो है एमसी पर मंथ एमसी आती है, मासिक चक्र आता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा ब्लड निकल जाता है बॉडी से। इसीलिए इसमें जो है महिलाओं में हीमोग्लोबिन या ब्लड की मात्रा थोड़ा सा कम होती है पुरुषों की तुलना में। ठीक, अब देखिए आरबीसी की संख्या अगर एक एवरेज से ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, जैसे एवरेज काउंट क्या है आरबीसी का, 50,000 से लेकर के 50 लाख से लेकर के 55 लाख। अगर इससे ज़्यादा आरबीसी की काउंट हो रही है तो उस स्टेज को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया। अगर एक एवरेज से आरबीसी की मात्रा कम हो गई, घट गई, तो उस स्टेज को बोलते हैं अनीमिया। हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता या रक्तक्षीणता नाम दिया जाता है। और जब अनीमिया हो जाता है तो अनीमिया में ब्लड की कमी होती है या हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से जब आदमी काम करता है तो बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है और बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है, और जिसको बोलते हैं कि हाफा आने लगा है, हाफा आने लगा है। ठीक है, दूसरी ब्लड सेल्स है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स केवल और केवल मैमल्स में पाई जाती है, स्तनधारियों में पाई जाती है और किसी भी जंतु में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ना तो वो बर्ड्स में पाई जाती है, न फिशेज में, और ना ही वो स्नेक्स में, और ना ही वो उभयचर में पाई जाती है, केवल और केवल स्तनधारियों में ये पाई जाती है। ठीक, इनको जो संख्या होती है, इनका जो नंबर संख्या है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है इनकी संख्या। अब जब इनकी संख्या इस एवरेज में होती है तो वो आदमी हेल्दी होता है, बहुत स्वस्थ होता है। लेकिन जब इससे कम हो जाती है संख्या, बहुत कम हो जाती है, जैसे 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक अगर प्लेटलेट्स बचती है, तो उस दौरान बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होने लगता है। जब डेंगू होता है तो डेंगू में यही प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, जिससे एकदम समझ लीजिए बॉडी कमज़ोर हो जाता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं, उसमें एक बताते हैं कि बकरी का दूध पी लीजिए तो बढ़ जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, इनका फॉर्मेशन भी, इनका निर्माण भी, प्लेटलेट्स का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन इसमें एक विशेष, एक स्पेशल सेल है जिसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। तो बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट सेल्स में ही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब पैदा हुए तो अभी ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम बने रहेंगे, कुछ दिन जिंदा रहेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इनका जो लाइफ स्पान है, जीवन काल, वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन ये जिंदा रहते हैं, इसके बाद इनका राम नाम सत्य हो जाता है, काम खत्म। ठीक, अब जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये
बहुत सारे ऐसे फैक्टर को सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है, जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो प्लेटलेट्स जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक पदार्थ है जिसको सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। कि मतलब कि अगर बॉडी में कहीं कट लग गया या घाव हो गया तो ऐसा नहीं है कि खून का बहना लगातार जारी रहता है। आप देखते होंगे जब घाव होता है तो 2 से 8 मिनट, ठीक है, 2 से मैक्सिमम 8 मिनट में उस घाव में से ब्लड का बहना रुक जाता है। अगर नॉर्मल कट है तो बहुत ज़्यादा घाव हो गया तो फिर बहता रहता है। अगर उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह ज़्यादा कट गई तो ब्लीडिंग बहुत देर तक होती रहती है। ठीक है, तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम रहेगी तो इसमें क्या होगा, आपके ब्लड में कहीं घाव, मतलब आपके बॉडी में कहीं घाव हो गया है तो थक्का नहीं जम पाएगा, थक्का नहीं, रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा, अस्कंदन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। तीसरी ब्लड कॉर्पसेल्स है WBCs, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या ल्यूकोसाइट्स, हिंदी में बोले तो श्वेत रुधिर कणिका। ठीक, अब देखिए, अब ये श्वेत क्यों होती है? जो WBC होती है इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने की वजह से ही ये कलरलेस होते हैं, ये श्वेत रंग के होते हैं, इनका कोई कलर वगैरह होता नहीं है। ठीक है ना, और दीज आर न्यूक्लिएटेड। RBC में केंद्रक तो एब्सेंट होता है बट WBC में केंद्रक पाया जाता है। और टोटल ब्लड कॉर्पसेल्स में जो इसका भाग होता है प्लेटलेट्स WBC का, वो बहुत कम होता है, लगभग 6000 से 8000 mm/क्यूब इनकी संख्या होती है, बहुत कम होती है। और इनकी ज़िंदगी बड़ी कम होती है। इनको जो लाइफ स्पान है, जीवन काल, वो 1 से 2 सप्ताह, मतलब 10 to 15 डेज, ये एवरेज लाइफ स्पान इसका है। जो WBC होती है इसको आगे फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा है अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कणिका रहित WBC, और दूसरी WBC है ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका युक्त होती है। अब अग्रेन्युलोसाइट्स भी आगे 2 टाइप की होती है, एक मोनोसाइट्स, एक लिम्फोसाइट्स। ठीक, ये जो मोनोसाइट्स होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर का बनाया गया है, ये है मोनोसाइट्स। ठीक है, तो मोनोसाइट्स का जब शेप आप देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे तो इनकी साइज सबसे बड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि जो WBCs होती हैं उनमें से मोनोसाइट्स की साइज सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट इन साइज। बट इनका जो नंबर होता है, संख्या होती है, कम होती है, 2 से 10% होती है टोटल WBC का। और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, भक्षकाणु क्रिया में हेल्प करते हैं कि कोई भी पैथोजन, कोई भी रोगाणु, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपके बॉडी में या आपके ब्लड में एंटर कर गया है तो ये मोनोसाइट क्या करता है, उन रोगाणुओं से लड़ता है, उनको नष्ट कर देता है, मार देता है, भक्षण कर जाता है, खा जाता है उसको। ठीक, अगला है लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स, ये T लिम्फोसाइट्स है, इसका जो मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन, वो थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस का T लिया गया है। और जो लिम्फोसाइट B है, B लिम्फोसाइट, इसका जन्म और इसका परिपक्वन बोन मैरो में होता है। बोन का B लिया गया है, बोन मैरो में होता है। ठीक, इनकी साइज सबसे छोटी होती है। ठीक है, जितनी भी WBCs होती हैं उनमें से सबसे छोटी साइज इसी लिम्फोसाइट्स की होती है, और इनकी जो संख्या होती है टोटल WBC का 20 से 30% होती है। ठीक, और ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं और डिफेंस में काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई भी पैथोजन आपके ब्लड में एंटर कर गया है तो ये भी क्या करता है, उसको नष्ट करता है, आपके शरीर को उस रोगाणु से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक, जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, कणिका युक्त WBC, आगे ये भी 3 टाइप्स के होती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स है इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये टोटल WBC में सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की होती है, मैक्सिमम इन नंबर, लगभग 60 से 65% भाग जो है वो न्यूट्रोफिल्स ही होती है। ठीक, अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है कई होता है, मतलब एक होता है बट कई लोब में डिवाइड होता है, 3 to 5 लोब्ड होता है। यहाँ देखिए ये सब लोब, इसको लोब कहते हैं। ठीक, 3 to 5 लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है। इनका काम क्या है हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। मतलब ये भी डिफेंस का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, हिफाजत का काम करते हैं। ठीक, अगला है कि इओसिनोफिल्स। अब इओसिनोफिल्स जो है ये 2 से 3% होती है। ठीक, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब द्विपालित होता है। 2 देखिए, 2 पाली बनी हुई है ना, तो द्विपालित इनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इओसिनोफिल्स का। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो दीज प्रोटेक्ट फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि
एलर्जी हो गई या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो गई, तो एलर्जी से और इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस से ये इयोसिनोफिल्स हमारी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। उसको जो है जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद आपका है बेसोफिल्स, ये टोटल WBC में सबसे कम मात्रा में होती है, सबसे कम संख्या में होती हैं, मिनिमम होती है लगभग टोटल ब्लड का 0.5 to 1% जो है बेसोफिल्स होती है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, इनका जो केंद्रक होता है वो 2 to 3 लोब्ड होता है, ठीक है। 2 से 3 लोब इसमें होते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए ये लोब ये लोब ये लोब, ठीक है ना। तो 2 to 3 लोब्ड इनका न्यूक्लियस होता है, 2 से 3 पालियों में बटा होता है। इनका काम क्या है, तो दीज सेक्रेट हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन, इन सब का ये श्रावण करता है बेसोफिल्स। और इनका काम क्या है, ये भी डिफेंस का काम करते हैं, ठीक। और जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, मतलब जैसे कहीं जलन हो रही है बॉडी में, सूजन हो रही है बॉडी में, तो उनको कंट्रोल करने का काम ये बेसोफिल्स करता है, ठीक। तो ये आपका था ब्लड कॉर्पसल्स और रक्त कणिकाएं, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है।